आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इकोनॉमिक्स के टॉप 40 एमसीक्यू टाइप का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आसानी के साथ समझते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न 1 नंबर है कि आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर है कि फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है। तो फर्म के द्वारा जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है उसको बाजार में बेचने से जो प्राप्त होती है उसको कहा जाता है आगम। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, आगम। आगम यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 3 नंबर है। 3 नंबर प्रश्न की क्या है कि आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है। तो वस्तु के आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को कहा जाता है उत्पादन फलन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि उत्पादन फलन Q बराबर एफ एल के में Q क्या प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर Q क्या है, Q उत्पादन की मात्रा को दर्शा रहा है, L क्या दर्शा रहा है, L यहाँ पर लेबर यानी श्रम को दर्शा रहा है, और के यानी कैपिटल यानी पूंजी को दर्शा रहा है। ठीक है, तो क्यू क्या है कि उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहलाता है। देखिए, दो कारकों के विभिन्न संयोगों से समान मात्रा में जो प्रदर्शित करता है, देखिए यहाँ पर समान मात्रा में, तो उसको कहा जाता है समुत्पाद वक्र, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न इसमें है 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि दो समुत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करे। देखिए, दो समुत्पाद वक्र का रेखा है जिससे होता है ये और ये उत्पादन के स्तर के दर्शाता है। ठीक है, उत्पादन के अंतर को दर्शाता है। यहाँ पर उत्पादन ज़्यादा होगा, यहाँ पर उत्पादन कम होगा, यानी उत्पादन के अंतर को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न में 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर सभी साधन परिवर्तनशील हो रहा है, तो जिस समय में सभी साधन परिवर्तनशील होता है उसको कहा जाता है दीर्घकाल में, और अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील होता है, कुछ साधन स्थिर होता है, लेकिन सभी साधन परिवर्तनशील होता है दीर्घकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है। 8 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन के आगतों को स्थिर आगत तथा परिवर्तित आगत में विभाजन किस काल में होता है। देखिए अब दो है, एक स्थिर आगत और परिवर्तित आगत, तो ये अल्पकाल में होता है और सभी परिवर्तित होता है दीर्घकाल में, लेकिन इसमें स्थिर आगत और परिवर्तित आगत है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा, अल्पकाल होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर है कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध किससे है। तो ह्रासमान उत्पादन का संबंध है अल्पकाल से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि एक परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पादन वक्र उल्टा यू आकार का क्यों होता है। देखिए, उल्टा यू आकार का क्यों होता है परिवर्तित साधन की सीमांत उत्पादन। तो क्यों होता है उल्टा यू आकार का, तो परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है। देखिए, इस तरह का एक ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरह का एक ग्राफ होता है। इसमें सबसे पहले सीमांत उत्पादन यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है, फिर औसत उत्पादन यानी यहाँ पर एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है। तो दोनों बराबर इस बिंदु में हो रहा है, तो दोनों बराबर यहाँ पर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर औसत उत्पादकता यहाँ पर क्या है, औसत उत्पादकता यहाँ पर अधिकतम है। देखिए इस बिंदु पर जहाँ पर हम डॉट दे रहे हैं इस पर यहाँ पर औसत उत्पादकता और सीमांत उत्पादकता दोनों बराबर है, और इसमें देखिए औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन की तुलना में ज़्यादा है, यानी औसत उत्पादन अधिकतम होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पाद शून्य होता है उस स्तर पर कुल उत्पाद क्या होता है। तो जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद यहाँ पर मैक्सिमम होता है, यानी अधिकतम होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि किसी परिवर्तित साधन एल की औसत उत्पादन ज्ञात करने के सूत्र होता है। तो औसत उत्पादन का सूत्र क्या होता है, टोटल उत्पादन डिवाइड क्यू, डिवाइड उसकी मात्रा, तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्टिविटी यानी कुल उत्पादन के यहाँ पर क्यू दिया गया है और उसकी मात्रा एल दिया गया, यानी क्यू बटा एल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 14 नंबर है इसमें कि परिवर्तित साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है सीमांत उत्पादन, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे? तो पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि जब उत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन के अनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है? देखिए ये पैमाने से संबंधित है, देखिए इसको समझेंगे। जब सभी आगतों के अनुपातिक वृद्धि में वृद्धि करने से अनुपातिक वृद्धि से बराबर वृद्धि होती है तो उसको कहा जाता है पैमाने की स्थिर प्रतिफल, ठीक है। और जब सभी आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन वृद्धि में कम अनुपात में वृद्धि होती है तो उसको कहा जाता है पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। और जब सभी अनुपात में वृद्धि करने से उत्पादन में अनुपातिक वृद्धि में भी अधिक होता है उसको कहा जाता है पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल, ठीक है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन के अनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में वृद्धि होती है तो इसको कहा जाता है ह्रासमान प्रतिफल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के आगत पर किए गए खर्च से क्या कहा जाता है? तो उत्पादन का आगत पर जो खर्च किया जाता है उसको लागत कहा जाता है। और उत्पादन से जो हमें आय प्राप्त होती है उसको आगम कहा जाता है, जैसे कि हम लोग पहले वाला प्रश्न में अभी देखिए इसको। तो उत्पादन का आगत पर किए गए खर्च को लागत कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अति परिबलीय होता है? कुल लागत नहीं होता है, औसत लागत ये भी नहीं होता है, औसत स्थिर लागत इसका आकार अति परिबलीय आकार होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर है कि औसत लागत सीमांत लागत से अधिक होती है कब? देखिए औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट सीमांत लागत से अधिकतम कब होती है? तो अधिकतम कब होती है? देखिए अभी इस तरह का अभी ग्राफ देखिए, जैसे सीमांत लागत इस तरह का होता है और औसत लागत इस तरह का होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि औसत लागत सीमांत लागत से कब अधिक होती है? तो औसत लागत ये वाला है तो सीमांत लागत ये वाला है। सीमांत लागत से औसत लागत यहाँ पर कब है? जब औसत लागत घट रही है, तो औसत लागत जब घट रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 20 नंबर है। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है क्यों? देखिए यू आकार का आकार क्यों होता है? यू आकार का होता है ये अल्पकालीन औसत लागत और अल्पकालीन स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तित लागत का योग होती है या परिवर्तित अनुपात का नियम होती है, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए जो औसत क्या है, यहाँ पर औसत लागत वक्र यानी एवरेज कॉस्ट वक्र, तो ये दोनों के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला सेट में आ गया सेट 4 में, ठीक है। इसमें भी करीब 20 प्रश्न रहेगा। सेट 3 में 20 प्रश्न देखिए, इसमें भी 20 प्रश्न रहेगा, कुल मिलाकर 40 प्रश्न हो जाएगा। इसमें किस बाजार में एवरेज रेवेन्यू वक्र एक्स एक्स के समांतर होता है? एवरेज रेवेन्यू वक्र यहाँ पर एक्स एक्स के समांतर किस बाजार में होता है? तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। तो पूर्ण प्रतियोगिता यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 2 नंबर है कि किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है? ये भी पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है 3 नंबर की फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होता है? तो किसी भी बाजार का फर्म का लाभ जब एम आर बराबर एम सी होता है, पहला शर्त, और दूसरा शर्त जब एम सी, देखिए एम सी रेखा है, एम सी रेखा है एम आर रेखा को नीचे से काटता है, तब ये 2 शर्त होता है संतुलन के लिए। तो पहला शर्त जहाँ एम आर बराबर एम सी यानी सही है, और जहाँ एम सी वक्र रेखा एम आर को नीचे से काटे ये भी सही है, यानी ए तथा बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर की फर्मों के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है? तो कि एम आर बराबर एम सी अभी बात की, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 5 नंबर है कि समविच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होती है जब, देखिए समविच्छेद बिंदु कब होती है? जब टी आर बराबर टी सी होती है या एम आर बराबर एम सी होती है, तब समविच्छेद बिंदु होते हैं, यानी टी आर बराबर टी सी और एम आर बराबर एम सी, यानी ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? किसी समय की अवधि, कीमत, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कीमत से जुड़ी होती है पूर्ति। अगला प्रश्न 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि वस्तु की पूर्ति की निर्धारक घटक कौन सी है? तो वस्तु की कीमत निर्धारित करता है, अगर कीमत ज़्यादा होगी तो पूर्ति भी ज़्यादा होगी। संबंधित वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है, अगर संबंधित वस्तु की कीमत ज़्यादा होगी तो उस वस्तु का सप्लाई करना शुरू कर देगा, तो ये भी प्रभावित करता है। उत्पादन साधनों की कीमत भी प्रभावित करेगी,
अगर वस्तु का उत्पादन करने के लिए साधनों की कीमत ज़्यादा होगी तो उस वस्तु की लागत भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये भी प्रभावित करेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 8 नंबर है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है। तो देखिए पूर्ति का नियम धनात्मक समान होता है, यह धनात्मक समान होता है पूर्ति का नियम, और वही मांग का नियम ऋणात्मक समान होता है, यानी ये 1/p होगा। ठीक है, ये होता है सप्लाई में, पूर्ति में, ये होता है मांग में यानी डिमांड में। तो यहाँ पर पूर्ति कहा गया तो यानी S बराबर FP होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न क्या है कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तु की कीमत तथा पूर्ति मात्रा की धनात्मक संबंध क्या कहलाता है। तो धनात्मक संबंध बोल रहा है इसमें, ठीक है, धनात्मक संबंध, तो पूर्ति का नियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि पूर्ति आपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर ले तो उसके ये कथन किसके द्वारा कहा गया, जेबी से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो वस्तु का स्वरूप कैसा होगा। तो वस्तु का स्वरूप कैसा हो जाएगा, तो वस्तु का स्वरूप लोचदार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 12 नंबर है। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो पूर्ति की लोच क्या होगी। देखिए क्या है कि वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक है। देखिए जब कीमत की तुलना में उसकी पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन अधिक होगा तो पूर्ति की लोच क्या हो जाएगा, इकाई से अधिक होगा। अगर कम होगा तो इकाई से कम होगा, तो अब अधिक है तो इकाई से अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 13 नंबर है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो परंतु पूर्ति में केवल 15% की वृद्धि होती है तो ऐसी वस्तु की पूर्ति क्या होगा। तो पूर्ति की लोच क्या होती है, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, यानी 15, पूर्ति की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन यानी 40, तो 5 3 15, 5 40, यानी यहाँ पे 1 से कम ही आएगा। तो जब 1 से कम आता है, जब 0 पॉइंट कम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेलोचदार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर की निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करते हैं। सप्लाई, ये पूर्णतः लोचदार प्रदर्शित करेगा, वही होगा, हाँ पूर्णतः लोचदार पूर्ति होगा ये पर। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर जब होता है तो पूर्णतः लोचदार होती है, और जब वाई अक्ष के समांतर होते हैं तो पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो ये एक्स अक्ष के समांतर है तो पूर्णतः लोचदार पूर्ति होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर वाई अक्ष आ गया। ठीक है, वाई अक्ष आ गया तो पूर्णतः बेलोचदार होगा। देखिए यहाँ पर क्या है 15 नंबर कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित क्या करे तो वाई अक्ष के समांतर है तो पूर्णतः बेलोचदार होगा। तो क्या होगा यहाँ पर पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि किस प्रकार के बाजार में एक फर्म कीमत स्वीकारक होता है। तो कीमत स्वीकारक किस में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, कीमत निर्धारक होता है एकाधिकार में। तो प्रश्न है कि कीमत स्वीकारक तो पूर्ण प्रतियोगिता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 17 नंबर है कि यदि एक फर्म का मांग वक्र सरल रेखा है, मांग वक्र का सरल रेखा कब होती है, तो मांग वक्र का सरल रेखा होता है फर्म प्रचलित कीमत पर कितनी भी मात्रा में बेच सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें 18 नंबर है। इसमें 18 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि जब जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा स्वतंत्र बहिर्गमन है उसका नाम क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें है। इसमें कोई भी उपभोक्ता, कोई भी क्रेता और कोई भी विक्रेता मतलब घुस भी सकता है और बाहर भी निकल सकता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR और MR दोनों स्थिर रहता है। देखिए एक्स एक्स के समांतर होता है, यहाँ पर AR बराबर MR होता है, यहाँ पर ये स्थिर रहता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर है जो कि लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक संख्या में होता है, ये भी सही है। वस्तु की समरूप क्या होती है, वस्तु का मतलब समान वस्तु का उत्पाद मतलब बेचते हैं, और बाजार दशा का पूर्ण ज्ञान होता है क्रेता को भी और विक्रेता का भी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का टॉप 40 MC टाइप का प्रश्न उत्तर इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल में कोई नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।